A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your economics teacher. Today we'll be studying section C of specimen paper for class 12 ISC. This is of 2025 examination specimen. Okay, जिसका आज हम लोग section C करेंगे. तो the first question says, now these are of longer questions of bigger marks, higher marks, that is 6 + 2, that is 8 marks का. Each question is there जिसमें parts होते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि what are average products and marginal product, and you have to tell this with the help of a suitable diagram. You have to explain the relationship between average product and marginal product. Okay. सो ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसकी जो आंसर की है वो कहती है दैट व्हाट थिंग्स यू नीड टू राइट इन दिस. फर्स्ट यू विल राइट द मीनिंग ऑफ बोथ द थिंग्स, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट. उसके बाद आप उसका एक कर्व बनाओगे और फिर उसका जो रिलेशनशिप है दैट यू विल एक्सप्लेन इट. तो इट इज़ शोन हियर एज, इट इज़ रिटन हियर एज एवरेज प्रोडक्ट. ये प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ फैक्टर होता है कि मतलब एक फैक्टर का द प्रोडक्शन पर यूनिट इज़ नोन एज एवरेज प्रोडक्ट. जैसे कि लेबर वी हैव टेकन, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन द नंबर ऑफ लेबर. जितना भी यूनिट ऑफ लेबर होता है वो इसमें लिखा जाता है. देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन द प्रोडक्शन फॉर 1 यूनिट चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर. तो लेबर के चेंज होने से जो प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, दैट इज MPL इज इक्वल टू चेंज इन, this is delta Q upon delta L, that is change in Q upon L. Okay, then the curve has been made here. This is a curve जिसमें दोनों चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं. दिस इज स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. तो दिस इज एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द यूनिट्स ऑफ लेबर. मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर जैसे अप्लाई होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही हैं, वैसे ही सबसे पहले वी विल टेक दिस कर्व दैट इज एवरेज product. It keeps on increasing till here, and marginal product that also keeps on increasing, and marginal product जो है यहाँ पर higher है as compared to this. यहाँ पर they both intersect. उसके बाद average product will go up and marginal product जो है वो नीचे चला जाता है. ठीक है, बट एवरेज प्रोडक्ट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, बट एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, वो इट बिकम्स नेगेटिव. तो द रिलेशनशिप हैज़ बीन शोन हियर एज इन स्टेज 1, दैट इज़ अ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइजेज, मार्जिनल प्रोडक्ट इज more than, greater than average product. Average curve lies above the AP curve and in the above diagram when the later slopes positively, मतलब फिर भी जो इसका स्लोप है वो कितना है, वो पॉजिटिव स्लोप में ही जा रहा है, दिस वन. ठीक है, एट द एंड ऑफ स्टेज 1 वेयर AP इज मैक्सिमम, नाउ दिस पॉइंट जहाँ पर AP इज मैक्सिमम फॉर लेबर, MP इज इक्वल टू AP. जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट होता है दिस इज MP इज इक्वल टू AP. ओके, एंड MP कर्व इंटरसेक्ट्स AP एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट दैट इज K. उसके बाद स्टेज 2 दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. व्हेन AP फॉल्स, AP इज स्टिल ग्रेटर दैन MP. तो यहाँ पर जब MP फॉल हो रहा है तो दिस इज अबव, मीन्स दिस इज अगेन ग्रेटर दैन MP. एंड MP curve lies below AP curve and intersects labor axis, that is this axis where MP is 0. यहाँ पर जहाँ पर after this it starts becoming negative, यहाँ पर जो MP है this is equal to 0. ठीक है, and stage 3 that is a law of negative return. यहाँ पर AP continues to fall, it keeps on declining but is never becoming 0 for positive labor. MP 0 is more than MP, means now here it is negative and the curve lies under labor axis. ठीक है, तो यहाँ पर it is never negative. Then next is the next question. Now यहाँ पर बोला गया that candidates must mark the stages correctly on the diagram and explanation must correspond with the stages of the law as well as diagram. मतलब कि आप जो stages mention करोगे that should be according to the diagram and according to the explanation. Then next question, which stage of the law of variable proportion will be the best for the producers. बहुत बार ये question जो ये पूछा जाता है
कि लेबर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस आर देयर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो उस टाइम पर कौन सी स्टेज है जिसमें आपको कौन सी स्टेज है जिसमें जो प्रोड्यूसर है उसको बेस्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ नाउ, इसमें बेसिक सी चीज़ जान लो कि वो दैट इज़ नोन एज स्टेज 2, ठीक। एक्सप्लेनेशन विल बी गिवन हेयर। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर विल टेक द डिसीजन ऑफ हिज ऑपरेशन अमंग द 3 स्टेजेस। सबसे पहला आता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। वो कैसे ये करेगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। स्टेज 3 पर वो नहीं वर्क करेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है। उसका एडिशनल कुछ भी नहीं हो रहा है, उल्टा उसको नुकसान हो रहा है। इफ़ द प्रोड्यूसर ऑपरेट्स एट एनी स्टेज इन स्टेज 1, स्टेज 3 हटा दिया, स्टेज 1 बोला कि अगर हम वो स्टेज 1 पे ऑपरेट करेगा तो वो अपने जितना भी प्रोडक्टिविटी है उसका फुल एडवांटेज वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि स्टिल जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज ही हो रहा है। तो इसीलिए एज AP इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग ओवर द एंटायर स्टेज, देयरफॉर जो एक रेशनल प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? ही इज़ ओनली गोइंग टू ऑपरेट इन स्टेज 2। ओके, तो कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफाई कि स्टेज 2 है एंड उसको रीज़न देना है कि क्यों वो स्टेज 1 और स्टेज 3 को एलिमिनेट कर रहा है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और AP और MP होते हैं, अगर इसको शेड्यूल के साथ प्रिपेयर करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ना। हेयर इट इज़ नॉट गिवन, दैट इज़ वाई आई एम नॉट टेकिंग अप राइट नाउ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विल यू डिफेंड और रिफ्यूट? आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फेवर में हो या फिर उसके अगेंस्ट में हो। The case that is depicted in the following diagram provide a rationale in support of your view। तो बोला गया है कि IC curve, good B is there, good A is there और IC curve है, तो IC curve is always like this, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि IC कर्व जो है वो ऐसे बनता है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी, इस कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो यहाँ पर बोला गया है कि तो क्या आप उसके फेवर में हो या फिर उसके अगेंस्ट में हो। तो द डायग्राम शोज अ स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व दैट इज़ टू बी रिफ्यूटेड। मतलब ये क्या है, हम उसको डिक्लाइन करते हैं उस चीज़ से या फिर हम उसको कैंसिल करते हैं, हम उसको मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। IC कैन नॉट बी, वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है in general for the imperfect substitute goods। Why? Because of the imperfect substitute goods, and here always a same amount of B is sacrificed for additional unit of good A। मतलब क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर this I will show you like this। ये होता है IC का एक जो नॉर्मल कर्व होता है वो ऐसे होता है कि अगर मान लो क्लोथिंग और फूड है तो पहले 12 यूनिट थी जिसमें हम 1 यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम कर रहे थे। जब मैंने उसको सैक्रिफाइस किया, हमने 12 से सीधे 6 पे पहुंचे, मतलब 6 यूनिट्स मैंने सैक्रिफाइस की है सो दैट मैं एक और यूनिट ऑफ बी को कंज्यूम करूं। 6 के बाद हमने क्या किया, हमने 2 यूनिट सैक्रिफाइस की। फिर मैंने क्या किया, मैंने 1 यूनिट सैक्रिफाइस की, ठीक है। 6 4 3 और उसके बाद 2 3 4 ऐसे कर। तो ये जो कर्व है ये ऐसे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ दिस वन फूड, हम जो कमोडिटी सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसका रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो हमेशा कम होता जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास, पहले हमारे पास ये 12 यूनिट थी, अब हमारे पास ये कम होती जा रही है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी पहले कम थी अब वो बढ़ने लग रही है, ठीक है। ऐसे करके समझो कि पहले जो चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा थी हम उससे ज़्यादा सैक्रिफाइस करते, अब मेरे पास कम है तो अब मेरे पास उसका यूज़ जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए आई एम नॉट सैक्रिफाइसिंग इट मच। तो दैट इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जिस रेट पर हम लोग पहले किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे से सब्सटीट्यूट कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इसका जो कर्व बनता है वो हमेशा ऐसे बनता है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तब बनता जब पहले हम 12 यूनिट, 6 यूनिट, 0 यूनिट, या 12 10 8 6 4 2 ऐसे करके अगर हम सैक्रिफाइस करते तब बनता। तो यहाँ पर बोला गया है दैट इज़, यहाँ पर जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो कांस्टेंट है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमेशा ये कहता है कि देयर इज़ ऑलवेज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो दैट इज़ वाई इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्राउंड कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का जो एक अजम्पशन है वो यहाँ पर क्या हुआ है, वॉयलेट हुआ है। ओके, सो सिर्फ आंसर ही आपको बताना है, कुछ इसमें मेंशन नहीं करना, और इसीलिए ये 2 मार्क्स का है। देन
The next question that says that name the law which deals with the behavior of marginal utility when the consumer consumes a commodity continuously at a given time. So that is law of marginal utility. Explain this with the help of diagram, जिसमें आपको TU और MU का diagram भी उसमें show करना है. Okay, so this is of 6 marks. It will be shown here as the law of diminishing marginal utility states that with a continuous increase in the consumption of a commodity, total utility increases at a diminishing rate, that is marginal utility declines. इसका मैंने एक example आपको दिया था whenever I had taught you about marginal utility. ये glass of water है, ठीक, यहाँ पर another glass of water है and a third glass of water है. You are very much thirsty. आपने एक ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, दूसरा कंज्यूम किया, थर्ड वाले में नाउ यू आर डन, अब आपको नहीं चाहिए. तो क्या हो रहा है, सबसे पहले मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई था, दूसरे में थोड़ा सा कम हुआ, तीसरे में बिल्कुल ही कम हो गया. अगर इससे ज़्यादा आई विल कंज्यूम वाटर तो वो बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट कंटिन्यूस इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी से क्या होता है, आपकी टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है बट इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग. जो एडिशनल यूनिट है, एक सपोज करो इससे हमको 10 मिला, ठीक है, उसके बाद इससे हमें 12 मिला, इससे हमें 11 मिला, सॉरी 13 मिला, चलो ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा +2 हो रहा है, यहाँ पर मेरा +1 हो रहा है. एक और यूनिट के कंजम्पशन से मेरा +2 और एक और यूनिट के कंजम्पशन +1. तो दिस इज जो एडिशनल एक यूनिट और यूज़ करने से जब आपका एड ऑन जितना हो रहा है दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो डिक्लाइन हो रही है. फिर उसके अजम्पशंस यू विल राइट जिसमें लिखा हुआ यूटिलिटी इज मेजर्ड कार्डिनली, ओके, कैन बी वैल्यूड या काउंटेड, मेजर्ड. एवरी यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज होमोजेनस. हम अगर पहली बार में पानी रखेंगे, दूसरी बार में कोल्ड ड्रिंक रखेंगे तो ऑब्वियसली मेरी मार्जिनल यूटिलिटी विल गो हाई, जो नहीं होना चाहिए. लॉ ऑफ सैटिएटी होल्ड्स की हाँ ठीक है, एक टाइम बाद द पॉइंट ऑफ सैटिएशन कम्स कि वो हम उसके बाद हम लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे. देन कंजम्पशन इज कंटिन्यूस. आप अभी एक ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हो, 2 घंटे बाद दूसरा पी रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूस नहीं कंसिडर किया जाएगा. ओके फिर TU और MU का कर्व होगा यहाँ पर, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, इट बिकम्स मैक्सिमम हेयर एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. जहाँ पर वो मैक्सिमम है वहीं पर ही हम लोग MU के जो कर्व है उसको कैसे शो करेंगे, उसको वी विल शो इट एज 0. और उसके ठीक बाद जहाँ पर TU इज डिक्लाइनिंग वहाँ पर MU विल बी शोन एज नेगेटिव. तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, दैट फिगर 1 शोज दैट TU curve slopes positively, MU, ओके, ये इसका ये पॉइंट दिया हुआ है. M indicating rising TU with increase in consumption up to Q and it becomes maximum at M. क्या बोला गया है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, it keeps on increasing, it becomes maximum at point M. फिर बियॉन्ड दिस M पॉइंट TU कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप हो रहा है बिकॉज दैट इज अ सैटिएशन पॉइंट. इसके बाद TU डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन. TU कर्व इज कॉन्केव टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वाला, तो इससे ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है. देन MU कर्व स्लोप्स नेगेटिवली, इट इंडिकेट्स MU कंटिन्यूसली फॉल्स विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन. और जैसे जो कंज्यूमर है, नाउ दिस यू कैन सी दैट इट इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग एंड यहाँ पर आकर के वो एकदम 0 हो जाता है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0, और फिर वो यहाँ से नेगेटिव हो जाती है. तो एज अ कंज्यूमर फेल्स टू ड्राइव एनी एडिशनल यूटिलिटी, उसके बाद एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद MU जो है इट बिकम 0 एंड MU कर्व इंटरसेक्ट्स द क्वांटिटी एक्सिस OQ लेवल पर. बियॉन्ड दिस MU बिकम्स नेगेटिव विथ फर्दर इंक्रीज इन कंजम्पशन. अगर ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको आसान लगते हैं, प्लीज़ डू राइट दिस एक्सप्लेनेशन विद यू, ओके. देन नाउ दीज वर द 2 parts of the questions that we have taken today. इसके बाद the next question, that is question number 12 and question number 13, सिर्फ 2 इससे बचे हुए, तो this we will be doing in the next part, that will be the last part of it. Till then keep preparing, best wishes, thank you.